सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 1 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है भाषा और व्याकरण। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं और जानते हैं इस पाठ के विषय में। पाठ 1, भाषा और व्याकरण। तो बच्चों, जो ये आपका पाठ है, इसमें हम सीखेंगे कि भाषा क्या होती है, ठीक है, और भाषा के लिए व्याकरण का क्या महत्व है, क्यों व्याकरण जरूरी होता है किसी भी भाषा को अच्छी प्रकार से समझने के लिए, जानने के लिए, उसको शुद्ध रूप में पढ़ना और लिखना सीखने के लिए। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और विस्तार पूर्वक इस विषय में जानकारी पाते हैं। भाषा। भाषा, आप जानते ही हैं कि हम सब एक सभ्य समाज में रहते हैं। हम सबकी अनेक आवश्यकताएं होती हैं, जिनकी पूर्ति समाज में रहकर ही होती है। समाज में रहकर हम अपने मन की बात दूसरों से कहते हैं और अन्य लोग हमारी बात को समझकर उसका जवाब देते हैं। इस तरह हम सब अपने मन के भाव एवं विचारों को बोलकर कहते हैं और सुनकर समझते हैं, तथा कभी कभी हमें अपने मन की बात लिखकर भी प्रकट करनी होती है, जिसे लोग पढ़कर समझते हैं। ये सब बात करने के तरीके या माध्यम है। इसी को व्याकरण में भाषा कहते हैं। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। इसका अर्थ है अपने विचारों को समझना और समझाना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर या किसी अन्य माध्यम से अपने विचारों का परस्पर आदान प्रदान करते हैं। तो बच्चों, जो भाषा होती है, जब हम किसी भी समाज में रहते हैं तो हमें एक दूसरे से वार्तालाप करना होता है, एक दूसरे से बातचीत करनी होती है। तब हम किसी से भी अगर बात करते हैं तो वो हमारी बात को क्या करता है, सुनकर समझता है। हम अपनी मन की बातों को बोलकर बताते हैं, सामने वाला व्यक्ति उसे सुनकर समझता है, और या फिर हम अपनी मन की बात लिखकर बताते हैं और दूसरा व्यक्ति उसे पढ़कर समझता है, ठीक है। तो जो ये बातों का आदान प्रदान होता है, हमारे मन के जो अंदर भाव चल रहे होते हैं, हमारे मन के अंदर जो भी विचार उत्पन्न हो रहे होते हैं, जब हम उसको बोलकर, लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरा पढ़कर और सुनकर उनको समझता है, यही विचारों का आदान प्रदान क्या कहलाता है, भाषा। इसे व्याकरण की दृष्टि में बोलते हैं हम भाषा। तो किसी भी भाषा को समझने के लिए हमें उसके व्याकरण को जानना आवश्यक होता है। तो सबसे पहले हम भाषा के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ रहे हैं। तो जो भाषा शब्द है वो भाष धातु से बना है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है अपने विचारों को समझना और समझाना, ठीक है। हमारे मन में जो भी विचार उत्पन्न हो रहे हैं उसको पहले हम समझें और फिर दूसरों को समझाएं, यानी कि जिस सामने वाले से हम अपनी बात कहना चाह रहे हैं, हम जो भी कहना चाह रहे हैं वो उसको समझ में आए, तो वही भाषा कहलाएगी। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी भाषा की। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर या अन्य किसी माध्यम से यानी कि संकेत के माध्यम से अपने विचारों का परस्पर आदान प्रदान करते हैं, यानी कि दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात को समझते हैं। यह है हमारी भाषा की परिभाषा। आगे बढ़ते हैं। भाषा का निर्माण। आदिकाल में मानव बोलना भी नहीं जानता था। वह अपने विचारों, भावों को संकेत तथा चिन्हों के माध्यम से प्रकट करता था। धीरे धीरे वह बोलने में अभ्यस्त होता गया और फलस्वरूप भाषा का निर्माण हुआ। अपने नियमित तथा निरंतर प्रयास से मानव ने अधिक तथा जटिल भावों को भी प्रकट करना सीख लिया। प्राचीन काल में आज की तरह कागज उपलब्ध नहीं था। वह गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाता था। तब वह अपने विचारों को संकेतों की सहायता से प्रकट करने के लिए पेड़ों के पत्ते, छाल आदि का प्रयोग करता था। इनके उपलब्ध न होने पर वह बड़ी शिलाओं, मिट्टी की पट्टियों आदि का भी प्रयोग करता था। इस प्रकार चित्रों के द्वारा अपने भाव प्रकट करने की विधि को चित्रात्मक लिपि कहा गया। इसे समझना सरल न था। उसके द्वारा अंकित इन संकेतों को क्यूनिफॉर्म कहते हैं। धीरे धीरे मानव सभ्य होता गया। वह आपसी बातचीत द्वारा अपने विचार प्रकट करने लगा। इस प्रकार बोलने की भाषा का निर्माण हुआ। मानव एकमात्र ऐसा जीव है जो बोलकर अपने अधिकांश विचारों को स्पष्ट रूप में प्रकट कर सकता है।
इसके अतिरिक्त दूसरे जीव जंतु बोलकर केवल कुछ विशेष प्रकार के ही भाव प्रकट कर पाते हैं। तो जब हमारी भाषा का निर्माण किस प्रकार से हुआ, तो जब हम बहुत प्राचीन काल में जब हम थे, तो जो आदिकाल का जो मानव था उसे बोलना बिल्कुल भी नहीं आता था, तो वह अपने विचारों को प्रकट करने के लिए, अपने मन में उसके जो भी भाव उठ रहे हैं उसको प्रकट करने के लिए संकेतों का प्रयोग करता था या फिर चिन्हों का प्रयोग करता था। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ तो मानव की भाषा में भी परिवर्तन आया, यानी कि वह धीरे धीरे ज्यादा बोलने लगा और अपने बोलने में वो इतना अभ्यस्त हो गया कि वह अपने मन के विचारों को प्रकट करने लगा। ठीक है, और धीरे धीरे क्या होता गया, उसकी भाषा का विकास होता गया, यानी कि इस प्रकार से उसकी बोलने वाली जो भाषा थी, मौखिक भाषा, उसका विकास हुआ। और प्राचीन काल में कागज तो उपलब्ध नहीं था, तो क्या करता था, वो गुफाओं में रहता था, तो गुफाओं में वो चित्र बनाता था और चित्रों के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करता था। लेकिन इससे बहुत कठिनाई होती थी, हर बात चित्रों के माध्यम से प्रकट नहीं की जा सकती थी। और क्या हुआ, कभी कभी वो क्या करता था, चित्र बनाने के लिए पत्तों का प्रयोग करता था, छालों का प्रयोग करता था, और कई बार वो शिलाओं पर मिट्टी की सहायता से, बड़ी बड़ी शिलाओं पर मिट्टी की सहायता से भी चित्र बनाता था। इस जो चित्र वाली, जो चित्रों के माध्यम से जो विचारों को प्रकट करने की जो विधि थी, उसे कहा जाता था चित्रात्मक लिपि। ठीक है, चित्रात्मक लिपि के माध्यम से विचार प्रकट होते थे। ठीक है, और जो वो संकेत उन पर बनाता था उसको क्यूनिफॉर्म कहते हैं। और धीरे धीरे क्या हुआ, जब मानव बोलने में बहुत ज्यादा अभ्यस्त हो गया, तो फिर उसे अपनी बात को कहने के लिए इन चित्रों की, इन संकेतों की आवश्यकता नहीं थी। उसकी भाषा का इतना विकास हुआ बोलने वाले की, वो अपने मन के अंदर जो उसके कठिन से कठिन भाव, जिनको वो पहले आसानी से व्यक्त नहीं कर पाता था, अब वह उसे भी आसानी से व्यक्त करना सीख गया। ठीक है, और सारे संसार में, ठीक है, जितने भी प्राणी हैं, पशु पक्षी हैं, उनमें केवल मानव ही एक ऐसा, मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो कि अपनी बात को बोलकर प्रकट कर सकता है। लेकिन मानव के अतिरिक्त जो दूसरे जीव जंतु हैं वो भी बोलते हैं, लेकिन वो हर एक भाव को बोलकर प्रकट नहीं कर सकते। लेकिन जो मानव है अपने सभी विचारों को बोलकर प्रकट कर सकता है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे क्या हुआ, हमारी बोलने वाली भाषा यानी कि मौखिक भाषा का विकास हुआ। भाषा के निर्माण में सबसे पहले आई मौखिक भाषा। अब है भाषा के रूप। भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं, एक है मौखिक भाषा और दूसरी है लिखित भाषा। दो रूप है भाषा के। ठीक है, मौखिक भाषा यानी कि जब हम अपनी बात को बोलकर प्रकट करते हैं और सामने वाला सुनकर हमारी बात को समझता है, और लिखित भाषा जब हम कोई बात लिखकर बताते हैं और सामने वाला उसे पढ़कर समझता है। तो अब हम पढ़ लेते हैं मौखिक भाषा और लिखित भाषा के बारे में। मौखिक भाषा, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानाचार्य हमारे देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के विषय में बोलकर बता रही हैं। सभी अध्यापक, विद्यार्थी आदि सुनकर उसे समझ रहे हैं। इस प्रकार बोलकर अथवा सुनकर अपने विचारों, भावों का आदान प्रदान करना भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। क्या हो रहा है कि स्वतंत्रता दिवस का अवसर है, प्रधानाचार्य स्वतंत्रता दिवस के विषय में कुछ बता रहे हैं और सारे जो अध्यापक हैं और जो विद्यार्थी है उनकी बात समझ रहे हैं। इस प्रकार बोलकर क्या कर रहे हैं, प्रधानाचार्य तो बोलकर अपने भावों को प्रकट कर रहे हैं और विद्यार्थी और जो अध्यापक है वो सुनकर उनकी बात को समझ रहे हैं। तो इस प्रकार बोलकर और सुनकर भावों का जो आदान प्रदान हो रहा है, यही कहलाएगा हमारी मौखिक भाषा। अब है दूसरा रूप है हमारी भाषा का, वो है लिखित रूप। छाया अपनी दादी को पत्र लिखकर अपने विचार भाव प्रकट कर रही है। दादी पत्र को पढ़कर उसके विचारों भावों को जानेगी। इस प्रकार लिखकर अथवा पढ़कर अपने विचारों भावों का आदान प्रदान करना भाषा का लिखित रूप कहलाता है। तो जो एक लड़की है छाया, वो अपनी दादी को पत्र लिख रही है। जब उसकी दादी उस पत्र को पढ़ेगी तो वह उसके मन के भावों को समझ पाएगी, क्योंकि छाया ने अपने मन के भावों को पत्र के माध्यम से दादी के पास भेजा है। तो इस प्रकार लिखकर और पढ़कर भावों का जो आदान प्रदान है, विचारों का जो आदान प्रदान है, वो भाषा का लिखित रूप कहलाता है। तो भाषा के दोनों रूपों में अंतर। अब हम जानेंगे कि भाषा के दोनों रूपों में कितना अंतर होता है, क्या अंतर होता है। भाषा का मौखिक रूप परिवर्तनशील है कि किंतु लिखित रूप में स्थिरता बनी रहती है।
इस अंतर के कारण इसके लिखित रूप की महत्ता अधिक है। भाषा के लिखित रूप के कारण ही हमारा प्राचीन साहित्य संरक्षित रह पाया है। विश्व का अधिकांश विकास इसी के द्वारा संपन्न हो पाया है। मुख्यतः भाषा में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। भाषा का उद्देश्य विचारों का आदान प्रदान करना है और इसका मौखिक आधार ध्वनियां हैं। भाषा का निर्माण सार्थक ध्वनियों से होता है। सार्थक ध्वनियों का व्यवस्थित क्रम में आना अनिवार्य होता है। तो भाषा के जो दोनों रूपों में अंतर है वो मुख्य रूप से क्या है कि जो मौखिक रूप होता है भाषा का उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं जब चाहे, लेकिन जो लिखित रूप है उसमें स्थिरता रहती है, क्योंकि वो भाषा को हम किसी जो भी हमारे साहित्य हैं पुराने या कुछ भी चीज है उनको हम लिखित रूप में ही संरक्षित कर पाते हैं। और जो चीज एक बार संरक्षित हो गई तो उसमें स्थिरता आ जाती है, उसमें हम बार बार बदलाव नहीं कर सकते। इसी कारण से क्या हो रहा है, अगर भाषा के लिखित रूप का विकास नहीं हुआ होता आज तो हम अपने साहित्य को सुरक्षित नहीं रख पाते, संरक्षित नहीं रख पाते और हम जान भी नहीं पाते कि वास्तव में हमारा साहित्य क्या था, हमारा इतिहास क्या था। क्योंकि जो मौखिक भाषा होती है उसमें अधिकांश बातें हम थोड़े समय के बाद भूल जाते हैं। अब हम आगे भाषा की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। भाषा का उद्देश्य क्या होता है, विचारों का आदान प्रदान करना होता है और इसका जो आधार है वो मौखिक ध्वनियां हैं, क्योंकि मौखिक ध्वनियों को ही हम लिखित रूप में क्या करते हैं, संरक्षित करते हैं। भाषा का निर्माण होता है जो हमेशा वो सार्थक ध्वनियों द्वारा होता है। सार्थक ध्वनियां यानी कि जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, और साथ ही साथ सार्थक जो ध्वनियां हैं उनको हमें एक व्यवस्थित क्रम में लगाना होता है, तभी वो भाषा कहलाती है। लिखित भाषा का महत्व। अब हम लिखित भाषा के महत्व के विषय में जानते हैं। भाषा का लिखित रूप अत्यंत महत्वपूर्ण है। लिखित भाषा के माध्यम से ही ज्ञान का भंडार एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक पहुंचता है। इसी के द्वारा हम अपने पूर्वजों, विद्वानों तथा प्राचीन वैज्ञानिकों के ज्ञान को ग्रहण कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त लिखित भाषा के प्रसार की शक्ति बहुत अधिक है। ये किसी भी भाषा को नियमित या मानक रूप प्रदान करती है। तो लिखित भाषा का क्यों महत्व है, क्योंकि इसके द्वारा हम ज्ञान के भंडार को संचित करके रख सकते हैं और उस ज्ञान को हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि लिखित रूप में ही जो हमारे साहित्य हैं, जो हमारा इतिहास है वो संरक्षित है, वही लगातार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है। जो हमारे पूर्वज हुए हैं, जो बहुत प्राचीन वैज्ञानिक हुए हैं, उनके भी ज्ञान को हम इसी माध्यम से ग्रहण करते हैं, लिखित भाषा के माध्यम से। और साथ ही साथ लिखित भाषा में एक और चीज पाई जाती है कि इसका आसानी से प्रचार और प्रसार किया जा सकता है, यानी कि आसानी से एक जगह से इसको दूसरी जगह पर पहुंचाया जा सकता है। और लिखित भाषा ही क्या करती है, भाषा को एक नियमित रूप प्रदान करती है और एक मानक रूप, मानक अर्थात शुद्ध रूप प्रदान करती है, और वो मौखिक भाषा में संभव नहीं होता। नेक्स्ट पढ़ेंगे लिपि। अपने ज्ञान, विचार और भावों को स्थिर तथा विस्तृत बनाने के लिए लिपि का उद्भव हुआ। प्रत्येक ध्वनि के लिए लिखित चिन्ह या वर्ण बनाए गए। वर्णों की इस व्यवस्था को लिपि का नाम दिया गया। इस प्रकार लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह निर्धारित किए गए हैं वे वर्ण कहलाते हैं, परंतु जिस रूप में वे लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। निम्नलिखित भाषाओं की लिपि निम्न प्रकार है। क्या हुआ, जब लिखित भाषा का विकास हुआ तो लिखित भाषा के विकास के लिए भाषा को क्या करना था, हमें भाषा को स्थिर रूप देना था, उसको विस्तृत बनाना था, तो इसके लिए लिपि का विकास किया गया। लिपि क्या होती है, जो मौखिक ध्वनियां होती हैं उनको जब लिखित रूप प्रदान करते हैं, ठीक है, उन मौखिक ध्वनियों को लिखने के लिए हम कुछ निश्चित चिन्ह, ठीक है, चिन्ह बनाते हैं, और जो ये चिन्ह होते हैं लिखित चिन्ह, यही या फिर हम इन्हें कह सकते हैं वर्ण जो होते हैं वही क्या कहलाते हैं, लिपि कहलाते हैं। और वर्णों को लिखने की व्यवस्था को हम लिपि कहते हैं। तो जो वर्ण है उनको ही हम लिपि कहते हैं, और भाषा में इनका जब हम प्रयोग करते हैं तो यही वर्ण के रूप में हमें किसी भाषा का ज्ञान करना सिखाते हैं। परंतु भाषा में तो हम उन्हें वर्ण कह रहे हैं,
ठीक है, वर्ण कह रहे हैं हम उन्हें, लेकिन जो उनका अगर हम उसके रूप की बात करें तो वो रूप होगा, लिखित रूप होगा, वो लिपि कहलाएगा। तो निम्नलिखित भाषाओं की यहाँ पर कुछ लिपियां दी गई हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भाषाएं हैं और बराबर में एक कॉलम में लिपि दे रखी है। तो जो हमारी हिंदी भाषा है उसकी लिपि है देवनागरी, गुजराती देवनागरी, उर्दू अरबी की फारसी, नेपाली देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी, अंग्रेजी रोमन। तो ज्यादातर जो भाषाएं हैं उनकी लिपियां अलग अलग होती हैं, लेकिन कुछ भाषाएं ऐसी भी हैं जिनकी लिपि समान है, जैसे हमारी हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, गुजराती, नेपाली, मराठी, इन सभी भाषाओं की जो लिपि है वो देवनागरी है। लिपि का महत्व, यदि लिपि न होती तो ज्ञान विज्ञान को सुरक्षित रख पाना सहज असंभव था। बड़े बड़े पुस्तकालय मनुष्य द्वारा उपलब्ध ज्ञान विज्ञान के भंडार है। तो लिपि ही क्या है, एक तरीके से भाषा का लिखित रूप है। अगर लिपि ही नहीं होती तो हम अपने ज्ञान और विज्ञान को संरक्षित नहीं कर पाते, और ना ही बड़े बड़े जो पुस्तकालय हैं जिनमें हमारा ज्ञान संचित रहता है, ना ही उनका विकास हुआ होता। हम बहुत सारे ज्ञान से वंचित रह जाते। भारत की मानक भाषाएं, हमारे संविधान में 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई है। ये इस प्रकार हैं: संस्कृत, हिंदी, उर्दू, मराठी, पंजाबी, तमिल, बांग्ला, कश्मीरी, गुजराती, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, असमिया, नेपाली, मणिपुरी, सिंधी, उड़िया, कोंकणी, मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली। हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं, कि मतलब उनको मान्यता मिली है कि ये 22 भाषाएं हमारे देश की भाषाएं हैं और इनको कहीं भी किसी भी स्थान पर आसानी से बोला जा सकता है। तो ये सारी भाषाएं हैं हमारी: संस्कृत, हिंदी, उर्दू, मराठी, पंजाबी, तमिल, बांग्ला, कश्मीरी, गुजराती, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, असमिया, नेपाली, मणिपुरी, सिंधी, उड़िया, कोंकणी, मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली। क्या आप जानते हैं 14 सितंबर सन 1949 को भारत सरकार ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया, तभी से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सन 1949 ईस्वी में 14 सितंबर के दिन हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, इसीलिए अब हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बाद है बोली। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। यह किसी क्षेत्र में वहां के निवासियों द्वारा मौखिक रूप से अपने विचारों के आदान प्रदान का माध्यम होती है। 15-20 कोस की दूरी पर इसके उच्चारण और व्यवहार में थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है। हिंदी भाषा की अनेक बोलियां हैं। इन बोलियों में लोक साहित्य की रचना हुई है। हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं ब्रज, अवधी, मैथिली, भोजपुरी, बुंदेली, बघेली, गढ़वाली, कुमाऊनी, मारवाड़ी आदि। तो भाषा का जो क्षेत्रीय रूप है वो कहलाता है बोली। और यहाँ पर क्या होता है, बोली क्या होती है, किसी क्षेत्र, कोई छोटा सा क्षेत्र होगा और वहां पे रहने वाले जो निवासी हैं उनके द्वारा जो भाषा का रूप प्रयोग होगा उसे हम बोली कहते हैं। लेकिन इसमें और भाषा में थोड़ा सा अंतर ये होता है कि भाषाओं का जो क्षेत्र है बहुत विस्तृत होता है, लेकिन जो बोली का जो क्षेत्र है वो बहुत सीमित होता है और इसका प्रयोग हर जगह नहीं किया जा सकता। बोली का प्रयोग केवल वहां पर उस स्थान विशेष पर रहने वाले जो थोड़े बहुत निवासी हैं वही उस बोली का प्रयोग करते हैं। और बोली के बारे में ये भी कहा जाता है कि हर 15-20 की कोस की दूरी पर बोली में अंतर आ जाता है, चाहे वो उसके उच्चारण में हो और चाहे वह उसके व्यवहार में हो। तो हिंदी भाषा की अनेक बोलियां हैं, बहुत सारी बोलियां हैं हिंदी भाषा में जिनके द्वारा लोक साहित्य की भी रचना हुई है। तो हिंदी की जो प्रमुख बोलियां हैं वो कही जाती है ब्रज, अवधी, भोजपुरी, मैथिली, बुंदेली, बघेली, गढ़वाली और कुमाऊनी, मारवाड़ी आदि। ये सारी हिंदी की बोलियां हैं। उपभाषा, बोली का थोड़ा सा विकास होने पर उसका क्षेत्र बढ़ जाता है। ऐसे में पढ़ा लिखा वर्ग भी उसका उपयोग करने लगता है, उसमें साहित्य निर्माण होने लगता है। इस स्थिति में यह उपभाषा का रूप ले लेती है। ब्रजभाषा, अवधी, मैथिली तथा खड़ी बोली आदि बोलियां हैं, परंतु साहित्य रचना में स्थान पाने पर वे उपभाषा बन गई हैं।
ब्रज मैथिली तथा अवधी काव्य भाषा के रूप में जनमानस पर राज करती रही हैं। विद्यापति, सूरदास और तुलसीदास की मीठी वाणी ने इन्हीं भाषाओं में रचनाएं लिखी हैं। क्या कह रहे हैं? जैसे ही बोली का थोड़ा ज्यादा विकास होने लगता है, उसका क्षेत्र बढ़ जाता है, छोटे होने के साथ साथ क्या हो जाता है, धीरे धीरे उसका क्षेत्र बढ़ने लगता है। और फिर क्या होता है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इन बोलियों का प्रयोग करने लगते हैं और उसमें साहित्य का निर्माण भी होने लगता है धीरे धीरे। तो क्या हो जाता है, बोली का रूप चेंज होकर वो अपना रूप बना लेती है उपभाषा का। हमारे हिंदी में कई सारी ऐसी बोलियां जो पहले बोली थी लेकिन बाद में साहित्य में उनकी साहित्य रचना होने लगी उनमें, तो वो उपभाषाएं बन गई। जैसे ब्रज भाषा हो गई, अवधी, मैथिली और खड़ी बोली। ब्रज, मैथिली, अवधी, इन्होंने काव्य में भी अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान बनाया है और आजकल क्या कर रही हैं, ये लोगों के हृदय में राज कर रही हैं। तो हमारे जो बहुत सारे कवि हैं हुए हैं, उन्होंने में से काफी जो कवि हैं उन्होंने अवधी में, ब्रज भाषा में, खड़ी बोली में, मैथिली में रचनाएं की हैं। उनमें से जो मुख्य हैं वो हैं विद्यापति, सूरदास और तुलसीदास जी। तो इन्होंने अपनी साहित्य को लिखने के लिए इन्हीं भाषा उपभाषाओं का प्रयोग किया है। हिंदी भाषा, हिंदी उत्तर भारत के एक विशाल भूभाग की भाषा है। यह दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान की भाषा है। संपूर्ण देश की राष्ट्रभाषा होने का गौरव भी इसे प्राप्त है। यह हिंदी क्षेत्रों में भी विशेष सम्मान पाती रही है। विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों में इसके अध्ययन एवं अध्यापन की सर्वोत्तम व्यवस्था है। विश्व के अनेक देशों जैसे इंग्लैंड, कनाडा, गुयाना, सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस, नेपाल, त्रिनिदाद आदि में हिंदी बोली जाती है। संपर्क भाषा के रूप में बोलचाल में हिंदी भाषा का प्रयोग भारत के प्राय सभी क्षेत्रों में होता है। देश के अधिकतर क्षेत्रों में इसके पठन पाठन और प्रसार का प्रबंध है। यह साहित्य के साथ साथ ज्ञान, विज्ञान, वाणिज्य, व्यापार, शिक्षा, माध्यम और तकनीकी कार्यों की भाषा के रूप में भी विकास को प्राप्त कर रही है। तो हिंदी को का क्यों महत्व है हमारे देश में? क्योंकि यह उत्तर भारत में के विशाल भूभाग में लोगों के द्वारा बोली जाती है। जैसे दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान की ये मुख्य भाषा है। साथ ही साथ इसे राष्ट्रभाषा होने का गौरव भी प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ अहिंदी क्षेत्र यानी कि जहां पर हिंदी बोली नहीं जाती, वहां की भाषा दूसरी है, मुख्य भाषा दूसरी है, लेकिन वहां के लोग भी हिंदी का सम्मान करते हैं। बहुत सारे विश्व में ऐसे देश है जहाँ के विश्वविद्यालयों में हिंदी को पढ़ाने के लिए उचित व्यवस्था की गई है, यानी कि वहां पर हिंदी को दूसरी भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जैसे इंग्लैंड, कनाडा, गुयाना, सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस, नेपाल आदि, त्रिनिदाद। ऐसे देशों में भी क्या है, यहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हिंदी को बोलते हैं। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को हमारे देश में मान्यता प्राप्त है, क्योंकि काफी सारे क्षेत्रों में जहां पर हिंदी का प्रयोग नहीं होता, यानी कि वहां पर हिंदी मुख्य भाषा के रूप में नहीं है, लेकिन लोग एक दूसरे से बातचीत करने के लिए संपर्क भाषा के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। ज्यादातर क्षेत्रों में इसके पठन पाठन की व्यवस्था है, प्रसार की व्यवस्था है कि ज्यादातर, क्योंकि ये हमारे देश की क्या है, राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है। इसीलिए जहां पर हमारे देश के बहुत सारे ऐसे राज्य है जहां पर हिंदी का प्रयोग नहीं है, यानी कि वो मुख्य भाषा के रूप में नहीं होती, वहां पर उन राज्यों की अपनी अलग अलग भाषाएं, लेकिन फिर भी विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में या अनेक जो संस्थान है वहां पर हिंदी को पढ़ने और पढ़ाने की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ जो हिंदी का जो साहित्य है बहुत ही विस्तृत है और सभी क्षेत्रों में उसको मान्यता प्राप्त होती है। जो हिंदी भाषा है वो हिंदी साहित्य के साथ साथ ज्ञान, विज्ञान, वाणिज्य, व्यापार, शिक्षा, माध्यम और तकनीकी कार्यों में भी धीरे धीरे अपना प्रभुत्व स्थापित करती जा रही है। हिंदी की उपभाषाओं को सामान्य रूप से 5 वर्गों में बांटा गया है। तो हमारी जो हिंदी है उसमें जो भी उपभाषाएं हैं उनको 5 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1
पश्चिमी हिंदी, नंबर 2 पूर्वी हिंदी, नंबर 3 राजस्थानी हिंदी, नंबर 4 बिहारी हिंदी और नंबर 5 पहाड़ी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी में जो जो उपभाषाएं आती हैं वो हैं के अंतर्गत ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी बोलियां आती हैं। पूर्वी हिंदी में इसके अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोलियां आती हैं। लोक नायक तुलसीदास ने अपने प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की थी। काव्य परंपरा को विकसित करने का श्रेय विशेष रूप में अवधी भाषा को जाता है। तो जो अवधी भाषा है उसमें ही हमारे जो महाकवि तुलसीदास जी है उन्होंने किसकी, रामचरितमानस की रचना की थी। इसीलिए ये जन जन तक अवधी भाषा का प्रचार प्रसार हो पाया। राजस्थानी हिंदी इसके अंतर्गत मेवाती, मारवाड़ी, डांडोली आदि बोलियां आती हैं। ये बोलियां राजस्थान में बोली जाती हैं। बिहारी हिंदी इसके अंतर्गत भोजपुरी, मैथिली और मगही आदि बोलियां आती हैं। पहाड़ी हिंदी, कुमाऊनी और गढ़वाली उपभाषाएं इसके अंतर्गत आती हैं। तो बच्चों हमने जाना कि हिंदी की कितनी सारी उपभाषाएं हैं। ठीक है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से हिंदी का प्रयोग होता है। भाषा और व्याकरण, अब हम पढ़ते हैं भाषा और व्याकरण के बारे में। ठीक है, अभी तक हमने केवल भाषा के बारे में हम जान रहे थे, अब हम व्याकरण के बारे में जानते हैं। भाषा के द्वारा मानव अपने विचारों को व्यक्त कर पाता है, पूर्वजों के विचारों को जान पाता है और अपने विचार भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित रख पाता है। इस प्रकार भाषा और मानव का संबंध अतीत, वर्तमान और भविष्य से बनाए रखती है। भाषा का एक ऐसा सूत्र है जो इन तीनों को एक साथ पिरोकर रखे हुए है। इसके शुद्ध और प्रभावी रूप को बनाए रखने में व्याकरण अपना सहयोग प्रदान करता है। अतः भाषा और व्याकरण में घनिष्ठ संबंध है। क्या है भाषा के, अभी हमने जाना भाषा के बारे में कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर पाते हैं, अपने पूर्वजों के ज्ञान को संरक्षित रख पाते हैं। अपने पूर्वजों से और अपने जो प्राचीन ऋषि मुनि हुए हैं या फिर जो वैज्ञानिक हुए हैं, जो भी उनका ज्ञान था उसको हम भाषा के माध्यम से ही ग्रहण कर पाए हैं। तो भाषा वह साधन भी है जो हमारा संबंध क्या किससे जोड़ती, अतीत से, वर्तमान से और भविष्य, इन तीनों को आपस में जोड़े रखती है। तो लेकिन ये सारी चीजें होने के साथ साथ हमें इसके शुद्ध रूप को जानना भी, भाषा के शुद्ध रूप को जानना भी आवश्यक होता है। तभी हम किसी भाषा को अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो भाषा के जो शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है वो कराता है व्याकरण। इसीलिए भाषा और व्याकरण में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। भाषा के सामान्य और शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करने में व्याकरण अत्यंत उपयोगी होता है। इससे ही भाषा प्रयोग के आधारभूत नियमों का ज्ञान होता है। व्याकरण भाषा के अंग प्रत्यंग को समझने की शक्ति प्रदान करता है। इसी के माध्यम से वाक्य एवं शब्द रचना के नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप में को लिखने, पढ़ने तथा बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है। अगर हम किसी भाषा को जानना चाहते हैं, उसको सीखना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले उस भाषा का हमें व्याकरण सीखना होगा, क्योंकि व्याकरण ही हमें उस भाषा को सीखना सिखा पाएगा, उसके नियमों की जानकारी दे पाएगा। हम व्याकरण के जब अंगों को समझ लेंगे तो हम उस भाषा को भी शुद्ध रूप में लिखना और पढ़ना समझ पाएंगे। तो क्योंकि अगर हमें भाषा का व्याकरण ही नहीं पता होगा तो हम कैसे जानेंगे कि शब्दों की रचना किस प्रकार से करें, वाक्यों को किस प्रकार से बनाएं, और ये सारी जानकारी हमें देगा व्याकरण। तो जो व्याकरण की परिभाषा है वो है, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने, पढ़ने तथा बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है। तो हमें किसी भाषा को सीखना है, समझना है, जानना है तो सबसे पहले जाने व्याकरण को। अब है व्याकरण के अंग। व्याकरण के अंग, व्याकरण भाषा संबंधी शास्त्र है और भाषा का प्रमुख अंग वाक्य है। वाक्य शब्दों से बनता है और शब्दों की रचना मूल ध्वनियों से होती है। लिखित भाषा में प्रत्येक मूल ध्वनि के लिए एक चिन्ह रहता है जिसे वर्ण कहते हैं। इस प्रकार वर्ण, शब्द और वाक्य के विचार से व्याकरण के मुख्य 3 भाग हैं। तो व्याकरण को भाषा संबंधी
शास्त्र माना जाता है। तो भाषा में जो प्रमुख होते हैं वो क्या होते हैं, वो वाक्य होते हैं। और वाक्यों के को बनाने के लिए हमें शब्दों की आवश्यकता होती है, और शब्दों को बनाने के लिए हमें वर्णों की आवश्यकता होती है। तो इन सब का जो हमें ज्ञान कराता है वो है व्याकरण। तो सबसे पहले हमें जो व्याकरण के जो 3 प्रमुख भाग हैं वो है वाक्य, शब्द और वर्ण। इसीलिए इनको व्याकरण के 3 अंग माना जाता है, और यही हमें व्याकरण की विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। तो चलिए अब हम इनके बारे में जान लेते हैं। वर्ण विचार, नंबर 1 वर्ण विचार, नंबर 2 शब्द विचार, और नंबर 3 वाक्य विचार। तो सबसे पहले वर्ण विचार। इस भाग के अंतर्गत वर्णों से संबंधित उनके आकार, उच्चारण, वर्गीकरण तथा उनसे शब्द बनाने के नियम आदि का उल्लेख किया जाता है। और क्या करते हैं हम वर्ण विचार के अंदर, हम सीखते हैं कि वर्णों की उत्पत्ति कैसे हुई, उनका उच्चारण किस प्रकार से किया जाएगा, और किस प्रकार से उनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो ये हमें सिखाता है वर्ण विचार। उसके बाद हम साथ साथ ये भी सीखते हैं वर्ण विचार में कि अगर हम शब्द को बनाना चाहें तो वो किस प्रकार से बनाएंगे, वर्णों को किस प्रकार से व्यवस्थित क्रम में रखेंगे। नेक्स्ट है शब्द विचार। इसके अंतर्गत हम शब्दों को बनाना तो सीखते ही हैं, उनके भेदों को जानते हैं, उनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और उनकी रचना कैसे हुई इसका अध्ययन करते हैं। वाक्य विचार, वो इसके अंतर्गत हम सीखते हैं कि वाक्यों के भेद, उपभेद, उनके पारस्परिक संबंध, रूपांतरण तथा उनकी शुद्धता, अशुद्धता, विराम चिन्हों का अध्ययन आदि पर विचार किया जाता है। यानी कि हम जानते हैं कि वाक्य किस प्रकार से बने, उनके क्या क्या भेद होंगे, क्या क्या उपभेद होंगे, वाक्यों का आपस में क्या संबंध होगा, किस प्रकार से हम शुद्ध वाक्यों को लिखना सीख सकते हैं, और विराम चिन्हों को की भी हमें जानकारी देता है वाक्य विचार। नेक्स्ट पढ़ते हैं हिंदी भाषा का मानक रूप। विस्तार और प्रचार के कारण भाषा के मौखिक और लिखित रूपों में अनेक रूपता आने लगती है तथा शब्दों के अर्थ और वाक्य विन्यास में भी अंतर आ जाता है। हिंदी में कई ऐसे अक्षर हैं जिनके 2-2 रूप प्रचलित हैं, जैसे क और त, आधा क और त, कद, छन, द भी पाठकों को भ्रम में डालते हैं। जाएं, जाएं, अंत, अंत जैसे अनेक शब्दों के बारे में भी भ्रम है। देशव्यापी भाषा के प्रयोग में एक रूपता लाने के लिए भाषा का मानक रूप तय किया गया है। विद्वानों ने भाषा के जिस लिखित रूप व प्रयोग को मान्यता प्रदान की उसे मानक भाषा कहा जाता है। शिक्षित परिवारों, रेडियो, दूरदर्शन आदि में हिंदी के मानक रूप का ही प्रयोग होता है। तो क्या हुआ, जब भाषा का बहुत ज्यादा विस्तार होने लगा, हर स्थान पर भाषा के अनेक रूप प्रचलित है, जिसके कारण भाषा में अनेक रूपता आने लगे। और ये क्या हुआ, इससे क्या हुआ, जो शब्द है उनके अर्थों में अंतर आने लगा, उसके विन्यास यानी कि उसको लिखने के तरीके में अंतर आने लगा। हिंदी भाषा में बहुत सारे ऐसे अक्षर हैं, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, जिसके कारण से कई बार क्या हो जाता है, जो पढ़ने वाले व्यक्ति है उनके अंदर भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि कौन सा गलत है, कौन सा सही है। और इसीलिए भाषा में एक रूपता लाने के लिए पूरे देश में कि किस प्रकार से हम भाषा का एक ही रूप प्रयोग करें, तो इसके लिए विद्वानों ने भाषा के जिस रूप को यानी कि लिखित वाले जिस रूप को मान्यता प्रदान करी वही मानक भाषा का रूप हो गया, वही मानक भाषा कहलाई। ठीक है, अब यानी कि क्या होता है, जो भी शिक्षित परिवार है, रेडियो है, दूरदर्शन है, यहाँ पर हिंदी भाषा का हमें मानक रूप ही देखने को मिलता है। यानी कि जिसको विद्वानों ने क्या किया, विद्वानों ने कह दिया कि यही ठीक रूप है, तो सारे देश में उसी को मान्यता प्राप्त हो गई, यही कहलाती है मानक भाषा। हिंदी भाषा का महत्व। दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान जैसे बड़े भूभाग में हिंदी मातृभाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। संसार में अनेक देशों में हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ता जा रहा है। विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाने का प्रबंध है। हिंदी की साहित्य परंपरा अत्यंत गौरवपूर्ण है। स्वतंत्रता संग्राम को संगठित और संचालित करने में हिंदी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1950 ईस्वी से यह भारत की राष्ट्रभाषा मानी जाती है। शब्द संपदा
की दृष्टि से भी यह भाषा अत्यंत संपन्न, विकासशील और उदार है। इसके शब्द भंडार में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, तुर्की, फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली आदि भाषाओं के अनेक शब्द भरे पड़े हैं। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में हिंदी भाषियों का स्थान तीसरा है। तो क्या कह रहे हैं कि हमारे जो देश में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जैसे दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, यहाँ पर हिंदी को मातृभाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो बच्चा जन्म लेते ही बोलता है माँ की भाषा, उसके रूप में। साथ ही साथ पूरे संसार में भी हिंदी का प्रयोग दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, यानी कि वहां पर हिंदी को दूसरी भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त होने लगी है। बहुत सारे विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालयों में भी हिंदी को पढ़ाने का कार्य शुरू हो चुका है। और हमारा जो हिंदी का साहित्य है बहुत ही गौरवपूर्ण है, ये तो हम जानते ही हैं, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति में भी, ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति में भी हिंदी ने अपनी प्रमुख भूमिका निभाई थी। क्या था, हिंदी भाषा के माध्यम से ही जो क्रांतिकारी थे, जो अहिंसा को चाहने वाले थे, सभी लोग अपने भाषण और नारे हिंदी भाषा में ही प्रयोग करते थे। फिर 1950 में जब हमारा देश आजाद हो गया, उसके बाद 1950 में हमारे देश में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई। और शब्द अगर हम डालें दृष्टि इसके शब्द भंडार पे, तो वो भी इसका बहुत बड़ा है, बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही संपन्न है, विकासशील और उदार है क्योंकि ये अपनी भंडार में हिंदी के शब्दों के साथ साथ और अन्य भाषा के शब्दों को भी स्थान देता है, चाहे वो अरबी के शब्द हों, फारसी के हों, अंग्रेजी के हों, तुर्की के हों, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच आदि भाषाओं के शब्दों को भी हिंदी भाषा में हम मान्यता प्रदान कराते हैं, क्योंकि हम ऐसे हैं, क्योंकि हमारा देश ऐसा है, हमारी संस्कृति ऐसी है कि हम अपने अंदर सभी को समाहित कर लेते हैं। तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम जाने कि हिंदी पूरे विश्व में कितने लोगों के द्वारा बोली जाती है, तो इसका स्थान तीसरा है, तीसरी भाषा के रूप में इसको मान्यता प्राप्त हुई है, यानी कि जो सबसे ज्यादा बोलने वाली जो भाषाएं हैं उसमें इसका तीसरा स्थान है। अब हमने जाना बच्चों, इस पाठ में हमने जाना कि भाषा क्या होती है और व्याकरण का भाषा के लिए क्या महत्व है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। अब बताइए, सही विकल्प वाले गोले को रंगिए। तो बच्चों जो ये प्रश्न है इसमें 4 विकल्प है, 3 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है और उसके गोले को रंगना है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न पढ़ेंगे, मन के भाव तथा विचार प्रकट करने का साधन है। भाषा, भाषण, पत्थर, लिपि। तो मन के भाव तथा विचार प्रकट करने का साधन है भाषा। ए विकल्प सही है। तो चलिए इस पर गोला बना लेते हैं। नेक्स्ट करेंगे, मानव अपने मन के विचार प्रकट करता था संकेतों के माध्यम से, बोलकर, लिखकर, सभी कला। तो पहले वे अपने विचारों को प्रकट करता था संकेतों के माध्यम से। ए विकल्प सही है, लगाएंगे ए विकल्प पर। नेक्स्ट करेंगे, चित्र बनाकर मन की बात कहने के ढंग को कहते हैं। ब्राह्मी लिपि, चित्रात्मक लिपि, देवनागरी लिपि, रोमन लिपि। चित्र बनाकर अपनी मन की बात कहने को कहा जाता है चित्रात्मक लिपि। बी विकल्प सही है, लगाते हैं बी विकल्प पर। नेक्स्ट है, इनमें उपभाषा कौन सी है? अवधि, ब्रज, खड़ी बोली। ये सभी तो सारी ही उपभाषाएं हैं। तो डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा, ये सभी, लगाएंगे डी विकल्प पर। नेक्स्ट करेंगे, इनमें पश्चिमी हिंदी शाखा की उपभाषा कौन सी है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी। ये सभी तो ये सारी पश्चिमी हिंदी शाखा की उपभाषाएं हैं। तो डी विकल्प सही हो जाएगा, लगाएंगे डी विकल्प पर। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं जो कि अधूरे हैं, हमें उचित शब्दों के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो चलिए कर लेते हैं। कथित भाषा मौखिक होती है जो रिक्त स्थान प्रकट की जाती है। तो कैसे प्रकट की जाती है कथित भाषा को? कथित यानी कि मौखिक भाषा को प्रकट करते हैं हम बोल कर, और दूसरा समझता है सुनकर। शब्द रिक्त स्थानों के सार्थक समूह से बनते हैं। तो शब्द बनते हैं वर्णों के सार्थक समूह से।
वर्णों के। नेक्स्ट है भाषा शब्द रिक्त स्थान धातु से बना है, जिसका अर्थ है, तो भाष धातु से बना है, लिखेंगे भाष, जिसका अर्थ है अपने विचारों को समझना और समझाना। समझना और समझाना। भारतीय संविधान में रिक्त स्थान भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो कितनी भाषाओं को? 22। जनसंख्या की दृष्टि से हिंदी भाषाओं का विश्व में रिक्त स्थान है, तो विश्व में तीसरा स्थान है हिंदी बोलने वालों का। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, सुमेल कीजिए। तो यहाँ पर 2 कॉलम दिए गए हैं, हमें मिलान करना है, तो चलिए कर लेते हैं। भोजपुरी, भोजपुरी क्या है? ये एक बोली है। देवनागरी लिपि है। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। विदेशी भाषा है अंग्रेजी। राष्ट्रभाषा हिंदी। अगला प्रश्न करते हैं, सत्य कथन पर सही तथा असत्य कथन पर गलत का निशान लगाइए। तो यहाँ पर बच्चों कुछ कथन दिए गए, हमें सही या गलत बताना है। हमने पाठ अच्छे से पढ़ा है तो हम आसानी से कर लेंगे। चलिए करते हैं। व्याकरण भाषा को शुद्ध बनाता है, बिल्कुल ठीक। व्याकरण के 8 विभाग होते हैं, गलत। 3 विभाग होते हैं। शब्द विचार में वर्णों की जानकारी दी जाती है, नहीं, इसमें दी जाती है शब्दों के बारे में जानकारी। बोली देश भर में बोली जाती है, नहीं, ये बोली जाती है एक सीमित क्षेत्र में। भारत की राजभाषा हिंदी है, बिल्कुल ठीक। ध्वनियों का मौखिक रूप लिपि से प्रकट होता है, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट करेंगे, निम्नलिखित भाषाओं के सामने उनकी लिपि का नाम लिखिए। तो यहाँ पर भाषाएं दी गई हैं, हमें उनकी लिपि का नाम बताना है, तो चलिए कर लेते हैं। अरबी, अरबी की लिपि है फारसी। अगला है गुजराती। तो हमें पता है गुजराती की जो लिपि है होती है वो होती है देवनागरी, लिखेंगे देवनागरी। नेक्स्ट है हिंदी, हिंदी की भी देवनागरी। पंजाबी, पंजाबी की गुरुमुखी। गुरुमुखी। मराठी, मराठी की देवनागरी। संस्कृत की भी देवनागरी, संस्कृत की देवनागरी। उर्दू, उर्दू की फारसी। अंग्रेजी, अंग्रेजी की होती है रोमन। तो बच्चों हमने पाठ का अभ्यास कार्य पूर्ण कर लिया है। बच्चों आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 1 का अध्ययन किया। हमने जाना भाषा और व्याकरण के विषय में। हमने जाना कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट कर सकते हैं, उनका आदान प्रदान कर सकते हैं। और व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी देता है। हमें शुद्ध रूप में भाषा को पढ़ना लिखना जो शास्त्र सिखाता है वो कहलाता है व्याकरण। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ आया होगा। पाठ का अभ्यास कार्य पूर्ण कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।